आंशिक कामयाबी मिल भी जाएगी। जी, आंशिक लाभ फायदा जो भी कहें वो मिल भी सकता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी एक अलग ढंग से स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में जो बजरंग बली का नाम आया है उसको लेकर, और आप सब जानते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी का प्रमुख हथियार रहा है और उसी को लेकर के बीजेपी आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 तारीख को उसी एरिया में आने वाले हैं जिस एरिया में आज हम गए थे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण और अगर कहें तो स्थापत्य कला के हिसाब से एक मंदिर बहुत शानदार है नंजनगुढ़ में, और उस मंदिर के पास भी हम गए थे। उस मंदिर से रिलेटेड भी खबर हम अपलोड करेंगे, आप देखिएगा। लेकिन मजेदार चीज ये है कि इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में एक जगह सिद्धारमैया के सामने जो वी सिमोना खड़े हैं वो आज की तारीख में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और दूसरे जो हैं वो विधायक हैं। दोनों जीत के आते, यानी बीजेपी की बात कर रहा हूं, दोनों अगर हार जाते हैं तो जबरदस्त झटका लगने वाला। और इसीलिए प्रशांत टंडन जी जो बात कह रहे हैं कि 36 जो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पूरा का पूरा ये 36 के 36 एससी एसटी के लिए एससी और एससी एसटी के लिए सुरक्षित है, आरक्षित है। इन आरक्षित सीटों में जो बाजी बार के जाता है उसकी सरकार बनती है। आना चाहता हूं एक बार, अब हमारे 2 और साथी उनके पास में, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, किस रूप में आप देख रहे हैं लगातार पल पल की रिपोर्ट आप तो देख ही रहे हैं और हम लोग जो बातें कर रहे हैं इसमें आपका इनपुट? देखिए, एक जो बात हो रही कि जंतर मंतर का जो मामला है उसका क्या असर वहां होगा कर्नाटक के चुनाव में। मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक की जनता भी वैसे पूरे देश के साथ जुड़ी हुई है और वो बहुत ही जागरूक पढ़ी लिखी जनता है। निश्चित रूप से उन्हें भी जंतर मंतर में जो कुछ हो रहा है उसका निश्चित रूप से वो सारे के सारे लोग वाकिफ होंगे। बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मनाना चाहिए कि जंतर मंतर वाला जो मामला है वो खुदा न खास्ता कर्नाटक में न पहुंचे। अगर कर्नाटक में मामला पहुंचता भी है तो जो भी उसका आंशिक प्रभाव हो या व्यापक प्रभाव हो या सामान्य प्रभाव हो वो कह नहीं सकते, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जाएगा। क्योंकि वहां की जो जनता है वो नॉर्थ इंडियन जो एक पूरा का पूरा बेल्ट है, अभी आप देखिए कि किस तरीके से जो ब्रजभूषण शरण के समर्थन में भी बड़े लोग आ गए हैं। काफी लोग जो है वो उनके महिला पहलवानों को ही वो दोषी ठहरा रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि उनका यौन शोषण हुआ तो कैसे वो साथ रहे इतने दिनों तक, क्यों नहीं शिकायत की वगैरह वगैरह जो है। तो एक तरह से अगर ये मामला कर्नाटक में पहुंचता है तो भारतीय जनता पार्टी को उसका और नुकसान होगा, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि जंतर मंतर वाला मामला अभी बहुत ज्यादा ही नहीं हो रहा है क्योंकि कर्नाटक की जनता और ये जो चुनाव है ये स्थानीय मुद्दों को लेकर ही व्यस्त है और उसी को ही वो डिकोडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो स्थानीय मुद्दे जिसकी हम लगातार पिछले कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, और मजेदार बात यह है कि इस कर्नाटक चुनाव में बहुत जल्दी ज्यादातर मामले जो है वो सारे के सारे फ्रीज हो गए हैं, स्थायी हो गए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेके ही जो है कर्नाटक के चुनाव लड़े जाएंगे, जिसमें पहला तो भ्रष्टाचार वाला है, जिसमें पहली बात यह है कि जो 40% वाली जो सरकार है, उसके बाद दूसरा जो संघवाद पर जो प्रहार हुआ है कर्नाटक में उसका जीता जाता उदाहरण 2-3 मामलों में हुआ जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं। नंदिनी बनाम अमूल, उसके बाद विजया बैंक बनाम बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ये जो चीजें हैं ज्यादातर स्थायी वहां पे हो चुका है, इन्हीं को लेके अब आगे बढ़ेगा। इस बीच में निश्चित रूप से बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती रहेंगी। जैसे आप देखिए कि जो बसव गौड़ा पाटिल है, उन्होंने परसों एक और शिव गुफा छोड़ा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में हम उत्तर प्रदेश जैसी सरकार बनाएंगे जहां हिंदू विरोधियों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। इसको कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। कर्नाटक के लोग न तो इसको लेकर उद्वेलित हुए और न ही वे भड़के, वो अपनी चाल से चल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप भी वहां पे घूम रहे हैं, प्रशांत जी घूम रहे हैं, जो कुछ इनपुट आ रहा है आप लोगों के जरिए, संकल्प जी के जरिए जो आ रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक की जनता ने निश्चित रूप से एक निर्णय ले लिया है। उसको ठीक है कि बहुत ज्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला वाला वहां पर बहुत ज्यादा मामला नहीं है। और ये जो रैलियां जो दिख रही है, जिस हिसाब से प्रियंका की रैली, खड़गे जी की रैली, उसके बाद सिद्धारमैया की रैली जो आप बंगलौर में देख के आए हैं, तो निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक की जनता जो है एक फैसला उसने ले लिया है, उसको डिलीवर जो करने जा रही है वो 10 तारीख को, और उसका जो घोषणा जो होगी वो हम 13 तारीख को देखेंगे।
मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक वाला जो मामला है, इसमें दो तीन चीजें, एक और एंगल जो है, हमें ये भी देखना है कि हमें दोनों दृष्टि से देखना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वहां से हारती है तो क्या होगा और जीतती है तो क्या होगा। पहले अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के वहां से जीतने पर एक परिवर्तन बहुत बड़ा जो भारतीय राजनीति में आएगा, सबसे जो तीन चार बड़े फर्क पड़ेंगे। पहली बात तो होगी कि कांग्रेस जो है, जिसका कई लोगों ने जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं जो इस कर्नाटक चुनाव के नतीजों का इंतजार कर रही है। कर्नाटक अगर जीतती है कांग्रेस तो वो उसकी तरफ खींचे चले आएंगे और एक मजबूत विपक्षी जो गठबंधन है वो स्वरूप लेना शुरू हो जाएगा और जो और मजबूत होता जाएगा अगले तीन राज्यों के चुनाव में। हालांकि वहां पे लगभग तीनों जगह पे 1-to-1 फाइट ही है, कांग्रेस और बीजेपी की फाइट है, लेकिन एक तरह से कांग्रेस जो है बिल्कुल मतलब जिसको हम कहते हैं कि निर्विवाद रूप से इस बात की स्थापना कर देगी कि भारत की जनता को, भारतीय विपक्षी दलों को एकत्र करने में वही सक्षम है और शायद मुझे ऐसा लगता है यही होगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात है, भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी अभी इंतजार कर रहा है कर्नाटक के चुनाव को खत्म होने का। जो दूसरा जो चरण होगा वो बहुत ज्यादा निर्णायक होने जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक की सफलता अगर उसमें जुड़ जाती है तो भारत जोड़ो यात्रा मान लीजिए कि वो अगले 3-4 चुनाव पे कांग्रेस की जीत पर अंतिम मुहर लगा देगी। और इसका अगर हम दूसरे एंगल से देखें कि इसका भारतीय जनता पार्टी पर क्या असर होगा अगर कांग्रेस जीतती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद वहीं से मोदी का अवमूल्यन जो है वो शुरू हो जाएगा। उनका जो उनकी जो छवि है, उनका जो चरिश्मा है, ये इसका क्षरण शुरू हो जाएगा। और ये तीन चुनाव इसके बाद सब लोग लगभग मान रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव अगर जीतती है तो अगले तीनों राज्यों के जो चुनाव है, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, वो तो कांग्रेस के हाथ में आएंगे ही आएंगे। अगर ऐसा हो गया तो मोदी का क्षरण शुरू हो जाएगा, उनका जो है वो एक तरह से अवसान की शुरुआत जो है वो उनके राजनीतिक अवसान की शुरुआत यहां से हो जाएगी राजीव जी। इसलिए कर्नाटक जो है वो लोकतंत्र के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो चुनाव होने जा रहा है कर्नाटक का, ये लोकतंत्र बनाम निरंकुश शासन प्रणाली के बीच का चुनाव है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है राजीव जी। जी जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव। एक बात यहाँ थोड़ा सा करेक्ट करना चाहता हूँ, हमारी गलती थी। 51 आरक्षित सीटें हैं 224 में से, 51 में से 36 एससी के लिए और 15 एसटी के लिए है। तो ये करेक्शन था, शुरुआत में हम लोग 36 बात कर रहे थे, 36 सीटें जो हैं वो एससी के लिए हैं। और प्रशांत टंडन जी जो जातीय जो है वो बता रहे थे, वो बहुत दिलचस्प है और इसकी चर्चा हम लोग लगा की बात हो, चाहे वोकालिगा की बात हो, चाहे अलग अलग ओबीसी और ऐसे तमाम अलग अलग जो कास्ट फैक्टर हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी प्रदेश में जाते हैं और कास्ट फैक्टर को नहीं समझेंगे तो राजनीति को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस फैक्टर को भी समझने की कोशिश हम कर रहे थे। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं और आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी, किस रूप में आप देखते हैं कर्नाटक का चुनाव, लेकिन उधर जंतर मंतर पे जो कुछ हो रहा है, क्या कर्नाटक, हालांकि यहाँ असर कितना क्या है, नेशनल लेवल का कोई भी असर नहीं है, शायद इसीलिए प्रियंका गांधी भी जो बात कर रही हैं, मोदी जी पे वार तो कर रही हैं, लेकिन लोकल इश्यूज को उठा रही हैं। राहुल गांधी भी अभी पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि यहाँ आकर के अदानी की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी राहुल गांधी भी अदानी से अलग यहाँ लोकल इश्यूज पे बात कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार जो बातें कर रहे हैं वो बात है कि किसी भी तरह से ध्रुवीकरण किया जाए। क्या